और दिन प्रतिदिन के खर्चे जो हमने चलाने हैं, कहते उतने पैसे अभी इस ट्रेजरी में नहीं है। मैंने पूछा अगर हमारी सरकार ना आती, बीजेपी की सरकार आती तो वो क्या करते? उन्होंने कहा कि वो पिछले 5 साल से कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि हमारे पर कितना कर्जा है? उस समय तक हमारे पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और जो 6th पे कमीशन हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को था उसके 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर चढ़ी हुई थी। कर्जे की एक लिमिट होती है, भारत सरकार उससे ज्यादा कर्जा नहीं देती है। मैंने पूछा कितने पैसे बचे हैं? कहते हैं आपके पास मार्च तक 3,000 करोड़ रुपया कर्जा लेने के लिए बचे हैं। मैंने उस दिन ठाना कि हम कर्जे पर कर्जा लेकर प्रदेश को कभी आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं, लेकिन अभी सरकार चलाने के लिए हमें कर्जे की जरूरत है और उस दिशा में हमने कर्जा उठाया और धीरे धीरे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करते रहे। आर्थिक मोर्चे की चुनौती के बाद सभी वर्गों का ध्यान रखना था। परंपरा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय में जाते हैं, सभी अधिकारी सचिवालय में उनका स्वागत करते हैं, कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटे के भीतर उन अनाथ बच्चों के आश्रम में गया जिन अनाथ बच्चों ने अपनी माता को खोया, अपनी पिता को खोया। उनके साथ 2 घंटे रहा। 2 घंटे रहने के बाद मैंने उनके हॉस्टल को देखा, उनके खाने का जो खाने के लिए भोजन बनता था उसको देखा, उनके साथ मैंने अपने समय बिताया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो बच्चा अपनी मां को खो दे, अपने पिता को खो दे, वो क्या कहेगा? कई बच्चे ऐसे थे जो अपने रिश्तेदारों के पास रहते थे, चाचा जी के पास रहते थे, मामा जी के पास रहते थे, ना मां थी ना पिता था, लेकिन अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे। कई बेटियों ने मुझसे कहा कि हम अधिक पढ़ना चाहते हैं, 18 साल बाद हमारा कौन ख्याल रखेगा? मैं गया और सबसे पहले उन बच्चों के बारे में सोचने लगा जिनका भाव मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें रोक रहा था कि हम अपनी बात कहें ना कहें। मैंने उस भाव को समझा और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, जहां माता भी सरकार है और पिता भी सरकार है। जब उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया, तो उनको उसके साथ योजनाएं भी दी गई। हमने कहा 18 साल से ऊपर जो भी बच्चा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होता है, IIT में सिलेक्ट होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको हम उसकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अगर मेडिकल कॉलेज में होता है तो मेडिकल कॉलेज की फीस साल की 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो पूरा पैसा सरकार देगी। हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया है, वो पूरा पैसा 50,000 रुपया सरकार देगी। जिस तरह हमारा अपना बच्चा अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, हम उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देते हैं, तो हमने कहा उसी प्रकार सरकार उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देंगे। अपने बच्चे के लिए हम पॉकेट मनी भी देते हैं कि बेटा कुछ खाना हो तो खर्चा कर ले। हमने उसको 4,000 रुपया पर मंथ अटवाली का। और कभी घूमने के लिए जाना हो, जैसे हम अपने बच्चों को कभी घूमने के लिए ले जाना चाहते हैं, हमने उन बच्चों को भी घूमने की सुविधा उपलब्ध करवाई और बाई एयर घूमने की सुविधा और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई। ये पुण्य के काम हमारे मन में उस समय आए जब मैं उस बालिका आश्रम में गया। धीरे धीरे
हमारी सरकार के कुछ महीने व्यतीत हुए, हमने कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो हमारे प्रदेश में हैं, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा और 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई। क्योंकि मैं जानता था कि जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी आम परिवार से निकलकर राजनीति कर रहा हूं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं दर्द पहचानता था और मैंने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आज तक जो एनपीए में आए कर्मचारी थे, जिन्होंने अपना अंशदान दिया था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में चले गए, वो 9,000 करोड़ पर कुंडली बढ़ाकर बैठी हुई केंद्र की सरकार है। हमने फिर भी हार नहीं मानी। हमने कहा हमें जितना भी कष्ट सहना पड़े, पर हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और इस वादे को हमने पूरा किया। धीरे धीरे जुलाई में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, भयंकर तबाही हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि जिस भी जगह मैं जाता था, पक्के घर उजड़ गए थे, पशुशालाएं ध्वस्त हो गई थी, पीने के पानी की योजनाएं बह गई थी, सड़क टेम्परेरी रूप से टूट गई थी। कुल्लू में तबाही का ऐसा मंजर था कि पूरे देश के 75,000 लोग फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। मैं 3 दिन वहां रहा और 3 दिन में हमने 75,000 जो लोग फंसे थे उन्हें भी बाहर निकाला और 15,000 गाड़ियों को भी बाहर निकाला। पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश की तारीफ हुई। नीति आयोग ने भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के काम की तारीफ की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी राजनीति करते रहे। और जब मैं जाता था तो मैं ये देखता था कि तकरीबन जिस भी जगह गया, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती थी कि मेरा घर था। रात को मैं यहाँ सोया हुआ था, रात को मैं खाना बनाया, अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहा था कि रात को 2 बजे ऐसा प्रलय आया कि हमारा सब कुछ बहा ले गया। मैं ये भी जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है, पाई पाई जोड़कर घर बनाया जाता है, और जिस घर को बड़े प्यार से बनाया हो, जिस घर में वो 12 घंटे में तबाह हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। मेरे पास रोने लगे। मंडी क्या, शिमला क्या, सब जगह मैं गया। शाम को मैं दौरा करता, सुबह मैं दौरा करता था, शाम को मैं वापिस आता था। और शाम को जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था तो एक विचार मेरे मन में आता था कि जिसका पक्का घर चला गया उसके लिए कौन सी योजना लाई जाए। और जब अधिकारी मेरे सामने बात करते थे, कहते थे कि हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही दे सकते हैं किसी का पक्का घर चला जब बह जाए, और किसी का कच्चा घर चला जाए तो 1,30,000 रुपया ही दे सकते हैं। मैंने कहा इस नियम को बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। हमने कहा कि मुझे उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो गांव के लोग हैं, जो आम परिवार के लोग हैं, अगर कानून भी बदलना पड़े तो हमने वो कानून बदल दिया और 1.5 लाख से वो सहायता राशि हमने 7 लाख रुपए बढ़ा दी।
15 महीने की सरकार की कारगुजारी है, आज एक दिन सिर्फ ज्यादा हुआ है। जब मैं गांव में देखता था कि किसी का इंतकाल होना है, किसी की तकसीम होनी है, बुजुर्ग कहते थे कि तकसीम जब दादा शुरू करता है तो पोते के समय खत्म होती थी। मैंने राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई, कहा कि इस कानून को भी बदलो, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है, किसान को परेशानी होती है। हमने कानून बदल दिया और उसका परिणाम आज ये है कि 90,000 इंतकाल हो चुके हैं, 7,500 तकसीम पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे हम इस व्यवस्था से आगे बढ़ रहे थे और अपने राजस्व को बढ़ाना हमने शुरू किया। अभी मेरा दूसरा बजट प्रस्तुत होना था। कैसा हो? उसके बाद गांव में बुजुर्ग होते हैं, कभी बीमार हो जाए तो उनका खर्चा कौन करेगा? हमने 70 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग जो भी बीमार हो गए, उनको सारा खर्चा उनकी बीमारी का हमारी सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। ये योजना थी। किसान की आय कैसे बढ़े? हम सब लोग 90% लोग जो हैं वो गांव में रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, शहर में एक घर बना लेते हैं आने के लिए, लेकिन हमारा जो पैतृक है वो गांव से जुड़ाव है। अब गांव के आदमियों के पास पैसा कैसे हाथ में पहुंचे? मैं देखता हूं, कहीं दिल्ली जाता हूं, बॉम्बे जाता हूं, तो हमारे लोग वहां वेटर लगे हुए मिलते हैं। हमने सोचा कि गांव की आर्थिकी को बढ़ाना है, गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो कौन सी योजना लाई जाए? हमारा ध्यान गया कि हमारे गांव के लोगों के पास पशु होते हैं, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। अब गाय का दूध 32 रुपए किलो सरकार खरीदती है, उससे तो उसका गुजारा नहीं चल सकता था। हमने गाय के दूध में 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 45 रुपए किलो के हिसाब से आने वाले अप्रैल में सरकार गाय का दूध खरीदेगी। 55 रुपए के हिसाब से भैंस का दूध खरीदेगी, उससे ऊपर वो बाजार में बेच सकता है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने दूध और पर सपोर्ट प्राइस दिया। इसका परिणाम धीरे धीरे आपके हाथ में आएगा, गांव के लोगों के हाथ में धीरे धीरे आएगा। 1 साल बाद आप महसूस करेंगे। फिर हमने कहा जो पशु रखता है, अगर वो यूरिया का उपयोग नहीं करेगा, गोबर से खेती करेगा, तो गोबर से पैदा होने वाले गेहूं को सरकार 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। हिमाचल का सीएम कैसा हो? ये गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़े। उस समय मेरे एक और चीज ध्यान में आई, रात को अगले दिन बजट प्रस्तुत करना था कि जहां हमने अनाथ बच्चों को उनकी पढ़ाई का खर्चा 27 साल तक उनके रहने का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा सरकार ने दिया, तो विधवा बहनों का ध्यान आया। 1,15,000 हिमाचल प्रदेश में विधवा बहनें हैं, एकल नारी हैं। उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। कई बच्चे डॉक्टर बन गए, लेकिन पैसा या तो कर्ज के माध्यम से धीरे धीरे ले रहे हैं